friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to discuss about chapter 2 of History, Nationalism in India of class 10th. Friends, अपने लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट, द इनफेमस जलियांवाला बाग, the Khilafat Committee, why non-cooperation, the movements in the town and rebellion in the countryside. Friends, and the today's topic is towards civil disobedience. So let's start. Friends, in February 1922, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल कर लिया. इसके बाद गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि अभी सत्याग्रहीस को और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो हमें जब नेक्स्ट मास एजिटेशन हम करेंगे तो हमें उसके लिए अपने सत्याग्रहीस को ट्रेंड और ज़्यादा सहन शक्ति वाला बनाना होगा. लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कांग्रेस लीडर सामने आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से मास एजिटेशन करके हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है. हम अपने जो गोल है हमारा हम उस तक अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत होंगे, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. यहाँ नाम आता है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू का. फ्रेंड्स, इन दोनों लीडर्स ने मिलकर के अपनी एक पार्टी बनाई और उसका नाम रखा स्वराज पार्टी. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट इट डाउन. स्वराज पार्टी फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर ली. वहीं दूसरी तरफ कुछ यंग लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे. वो चाहते थे कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और मास एजिटेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उसको लॉन्च किया जाए. फ्रेंड्स, जहाँ एक तरफ कांग्रेस में दो तरह के डिस्कशंस और डिबेट्स चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आ गया था, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसके जो प्राइसेस थे वो तेज़ी से फॉल डाउन हो रहे थे. 1926 से ये फॉल होना शुरू होते हैं और 1930s तक आते आते बुरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं. फ्रेंड्स, हमारा जो फार्मर था अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था. फ्रेंड्स, जहाँ एक तरफ पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इतनी उथल पुथल हो रही है. वहाँ ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ न्यू टॉरी गवर्नमेंट बनी जिसने हम इंडियंस के लिए एक स्टैचुरी कमीशन बनाया अंडर द सर जॉन साइमन. फ्रेंड्स प्लीज़ नोट इट डाउन. सर जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में ये स्टैचुरी कमीशन बनाया गया. दैट्स वाई हम इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहते हैं. फ्रेंड्स, अब इस साइमन कमीशन का काम था कि हम इंडियंस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या और चीज़ें ऐड की जाए, क्या चीज़ हटा दी जाए, क्या सजेशंस होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक रिपोर्ट इनको तैयार करनी थी. जब तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इस वाली स्टैचुरी कमीशन में एक सिंगल मेंबर भी इंडियन नहीं था. ऐसे में जिस बंदे ने कभी इंडिया देखा नहीं है, इंडियंस को जाना नहीं है, वो किस तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होने चाहिए, रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, इसको वो कैसे डिसाइड कर सकता था. इसीलिए हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो या छोटी बड़ी कितनी भी संस्थाएं थी, वो सब एक साथ आ गई और सब ने साइमन कमीशन के खिलाफ गो बैक साइमन के नारे लगाए और पूरी तरह से अपना जो असहमति थी वो वहाँ पर दिखा दी. फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के सफल ना होने के बाद उस समय के इंडिया के वॉइस राय लॉर्ड इरविन सामने आए. उन्होंने हमें एक वैग्यू ऑफर दिया अबाउट द डोमिनेंट स्टेटस इन अक्टूबर 1929, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था. और इसके साथ उन्होंने हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात कही. लेकिन फ्रेंड्स, हमारे कांग्रेस लीडर्स इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे. फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के बड़े लीडर्स ने पूरी तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. फ्रेंड्स, जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, उनको भी आगे चल के ये मानना पड़ा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे हम बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. फ्रेंड्स, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई.
फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम था जब हमने अपना फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। इसी के साथ हमने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, जो कि ये बताना चाहता था कि ब्रिटिशर्स को कि अब हम बिना इंडिपेंडेंस लिए नहीं रुकने वाले हैं। फ्रेंड्स, लेकिन इसमें बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया और ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, तब महात्मा गांधी को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा मास मूवमेंट है, हमें डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ना होगा, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1930 को जब इंडिपेंडेंस डे में ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तब महात्मा गांधी को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें कुछ ऐसा मूवमेंट करना चाहिए, एक ऐसा मास एजिटेशन करना चाहिए जो कि लोगों की डे टू डे लाइफ से रिलेट कर जाए। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक 11 डिमांडिंग लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सबकी डिमांड्स को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो एक साधारण सा पीजेंट हो, लेकिन सबकी डिमांड्स को उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं जगह दी अपने 11 डिमांड्स लेटर में, जिससे कि जब भी मूवमेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर के वो वाली कम्युनिटी, वो वाली क्लासेस आगे आकर पार्टिसिपेशन करेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गांधी जी को एक मैजिकल थ्रेड मिला वो था सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको रिच और पुअर दोनों ही यूज़ करते हैं। कहा जाता है गरीब आदमी तो नमक से रोटी खाता है, जब उसके नमक पर ही टैक्स लग गया तो फिर वो किस तरह से सरवाइव करेगा। गांधी जी ने सॉल्ट को अपना वेपन बनाया और सॉल्ट टैक्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के प्रोडक्शन पर अपनी मोनोपोली कर ली थी। दैट्स वाई महात्मा गांधी ने इसको ब्रिटिश रूल का ऑप्रेसिव फेस बताया कि इस समय ब्रिटिश रूल अपने ऑप्रेसिव फेस में है, तभी उसने सॉल्ट जैसी कॉमन चीज़ जिसको रिच और पुअर दोनों यूज़ करते हैं उस पर टैक्स लगाया है। फ्रेंड्स, अपने 11 डिमांड लेटर में गांधी जी ने साफ साफ लिखा था कि अगर उनकी मांगों को 11 मार्च तक नहीं माना जाएगा तो वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। फ्रेंड्स, हम इंडियंस का मानना था कि हमारी इस चेतावनी के बाद वायसराय इरविन हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन वायसराय इरविन तो हमसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। ऐसे में गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। फ्रेंड्स, फाइनली गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ मूव करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम से डांडी तक की जो डिस्टेंस थी वो थी 240 माइल्स की। जहाँ भी रास्ते में गांधी जी रुकते थे वो स्वराज का मीनिंग लोगों को समझाते थे और उनको सुनने के लिए हज़ारों लोग वहाँ तक आते थे। इवन वो गांधी जी के इस मार्च में उनके साथ भी जुड़ जाते थे। फ्रेंड्स, फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुँचते हैं और वहाँ सी वाटर को बॉयल करके वो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से सॉल्ट को प्रोड्यूस करके, सॉल्ट को बना के गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं। इसी के साथ स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फ्रेंड्स, जहां एक तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट करने की बात कही गई थी, वहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन तो करना ही था, इसके साथ साथ कॉलोनियल लॉज को ब्रेक भी करना था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनकर सामने आता है। फ्रेंड्स, गांधी जी ने जैसे ही सॉल्ट लॉ तोड़ा तभी हज़ारों लोगों ने आकर के गांधी जी का साथ दिया। घर घर में नमक बनाया जाने लगा और सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाने लगा। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बोनफायर करना स्टार्ट कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकडिट किया एंड रेवेन्यूज़ देने से, टैक्सेस देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। इवन जो फॉरेस्ट लॉज थे उनका भी उल्लंघन किया गया। फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ये कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी चिंताओं से घिरी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों पर टूट पड़ी। जहाँ तहाँ लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा, पीसफुल प्रोसेशंस पर अटैक किया जाने लगा। वहीं जब अब्दुल गफ्फार खान को इन्होंने अरेस्ट किया तो लोगों ने पुलिस पर अटैक किया और पुलिस ने बदले में ओपन फायर किया। बहुत सारे लोग मारे गए। फ्रेंड्स, इवन 1 महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अगेंस्ट में शोलापुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया। डरी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना ब्रूटल फेस अपना लिया। लोगों को मारा पीटा जाने लगा, पीसफुल प्रोसेशन को परेशान किया जाने लगा। इवन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन और हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन देखकर महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया।
एंड वाइसराय इरविन के साथ वो गांधी इरविन पैक्ट पर साइन किए ऑन 5 मार्च 1931। फ्रेंड्स, इस पैक्ट के तहत गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए थे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया था। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट के तहत साइन किया और अब गांधी जी को जाना था लंदन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्रेंड्स, गांधी इरविन पैक्ट के तहत जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ के जेल में डाला गया था, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम इन सबको छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, फाइनली इन दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं फॉर द नेगोशिएशन ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन फ्रेंड्स, ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है और गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर के इंडिया लौट आते हैं। फ्रेंड्स, जब गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन चला रखा है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल रखा था। फ्रेंड्स, कितने सारे मेजर्स उन्होंने अपनाए थे जिसकी वजह से कोई मीटिंग, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, किसी तरह का पीसफुल प्रोसेशन नहीं निकाला जा सकता था। गांधी जी ने विरोध में आकर के अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ये मूवमेंट उतना सफल नहीं रहा जितना कि ये फर्स्ट टाइम में था। फ्रेंड्स, गांधी जी को बहुत जल्दी अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किया टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस एंड द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर जाके ऑल पर जाके क्लिक करिए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Thanks for watching.